प्रोग्राम हम लोग मेज़बान अहमद इमरान खान हाजिर खिदमत है। ख़वातीन और हज़रात, मौत ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत, ये वो हकीकत है जो तल्ख़ भी है। उसके बावजूद खुदाई और इंसानी कवानीन के तहत इंसान को कत्ल किया जाना इंतहाई काबिल नफ़रत गुनाह तस्वुर किया जाता है। कुरान के इब्तिदा में दूसरी सूरत सूरह बकरा की 30वीं आयत, जिसमें फ़रिश्तों और खुदा के दरमियान एक मुकालमा है, वो मुकालमा मुलाहिज़ा कीजिए। उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। खुदा फ़रिश्तों से कहता है, और जब रब ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा, ऐसे शख्स को क्यों पैदा करते हो जो ज़मीन में फ़साद करे और खून बहाए, और हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकीज़गी बयान करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुरीद के नवाही गांव में, जहां पे 10 मुहर्रम के रोज़ दिन दहाड़े 4 कीमती इंसानों को मुट्ठी भर मट्टी के तनाज़े के ऊपर कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल से 10 मुहर्रम को 1400 साल बाद एक दफ़ा फिर सरजमीन जो है वो इंसानी खून से रंगी गई, फसाद मचा। इस फसाद से फ़रिश्तों का वो खदशा तो साबित हो गया, जिसमें फ़रिश्तों ने अल्लाह से कहा था कि आदम ज़मीन पे जाके फसाद करेगा और नाहक खून बहाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि खुदा तमाम तब इल्म, हिकमत और आगाही रखने के बावजूद क्या गलत साबित हुआ? यकीनन इसका जवाब यही है कि ये हो के भी मुमकिन नहीं हो सकता। कब्रिस्तान में गुजरते हर लम्हे के साथ हम ये वजह जानने, सोचने और समझने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से आज ये जीते जागते लोग इन कब्रों में डाल दिए गए। उनके एक एक घरवाले पर क्या आसाब शिकन क़यामत टूट रही होगी, हम सोच भी नहीं सकते। इंसानों और अकीदे के मुसलमानों ने एक दूसरे को क्यों कत्ल किया? प्रोग्राम के इख्तिताम तक इसकी वजह हमारे वजूद पर बदनुमा दाग बनकर बेशर्मी से हमारा मुंह चढ़ा रही होगी, हमें अंदाजा नहीं था। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मुरीद के एक मकामी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जर्नलिस्ट मौजूद हैं, जिन्होंने इस केस को पहले दिन से देखा और मीडिया में रिपोर्ट करते रहे। हाफिज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। क्या पहले दिन आपने क्या देखा, क्या वक़ूआ हुआ, शोहरत क्या थी इन लोगों की, दुश्मनी थी, असल हकीकत क्या थी? सर 87 में इनका एक झगड़ा हुआ था, उसके बाद से तो इनका कोई आपस में झगड़ा नहीं हुआ। इस वक्त जो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल थी वो यही थी कि ये मट्टी जो गड़ा डाला यहाँ पर, उसकी वजह से ही तनाज़ा खड़ा हुआ और दोनों फ्रीकैन में आपस में फायरिंग का तबादला हुआ। तो राना साले ग्रुप के 3 अफराद जो है वो एक्सपायर हो गए और राना अख्तर ग्रुप का 1 आदमी एक्सपायर हुआ, 2 आदमी इंजर्ड है, हॉस्पिटल में एडमिट। 10 मुहर्रम की सुबह 9 बजे दिन की रोशनी में होने वाले कत्ल की खौफनाक कहानी ने पूरे गांव में अचानक जिंदगी को चीर कर रोक दिया था। बेबस, खामोश और खौफजदा सकूत तारी था। कोई भी अपनी जबान खोलने का हौसला कर नहीं पा रहा था। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। की होया सी जेड़े कत्ल होए? मैं इत्थे नहीं था। अच्छा, मैं पहले गया ठीक। बहुत कोशिश की हमने पूछने की लोगों से कि भाई हैं, इनकी एक दुकान है, इनसे पूछते हैं, इन्हें यकीनन पता होना चाहिए। ये हार्डली 100 मीटर सिर्फ जो क्राइम स्पॉट है, जो क्राइम सीन है, हम उससे 100 या 150 मीटर दूर हैं। अब भाई क्या हुआ था 10 मुहर्रम की रात कि आपके गांव में कत्ल वारतगिरी हुई? और सर असी मिट्टी पाई है अपने कमरों से, मिट्टी पा के ते अपने इत्थे आ गए। लेकिन फायरिंग ते काफी देर होंदी रही। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਨੇ, ठीक है। ਅਸੀਂ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮੂੰਜੀ ਵੜਦੇ। लेकिन पता तो ਹੁੰਦਾ है ना, गांव ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ गांव ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਆਈਦਾ दुकान पे 10 मिनट दुकान पे बैठ के माल भाई मुझे ये बताइए, आपकी ये दुकान है, घर भी आपका साथ ही होगा, आपकी ज़मीनें भी साथ हैं, आपने कुछ सुना तो होगा, वक़ूआ क्या हुआ? सर तुम दसिया तो हुणे इस तो की वक़ूआ दसी नाज़रीन, ये वही गांव है जिसकी वो सड़क आप जो देख रहे हैं, इससे करीबन 50-70 मीटर दूर मट्टी के तनाज़े के ऊपर कत्ल हुए एक अम्मा जी यहाँ पे गाँव की रहने वाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अम्मा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? इत्थों दे रहने वाले। ये 10 मुहर्रम की सुबह 9 बजे क्या हुआ? मैं पुत्र इत्थे नहीं थी हैगी। नाज़रीन, गांव पे खौफ की सी कैफियत तारी है, लोग
कंफर्टेबल नहीं है बात करने के लिए। यकीनन दुश्मनी का मामला है। ये एक मुकामी साहब जो कि इस गांव के हैं, उन्होंने हमें बताया कि राना साले जब अपने बेटों को बचाने के लिए जाए वकुआ की तरफ जा रहे थे तो उनके दुश्मनों ने इस जगह के ऊपर इस स्पॉट पर उन पर फायरिंग की। ये गेट पे आप निशानात देख रहे हैं, ये नाज़रीन गोलियां हैं। खौफ का आलम तो नाजरीन आप देख ही चुके हैं। अब देख लीजिए दिल दहला देने वाली यजीदी कैफियत को जो कातिलों पर तारी थी। यह है वो कार जिसमें मकतूल बाप अपने मकतूल बेटों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए हाथ जोड़ रहा था, लेकिन जालिम जुल्म करने की ठान के आए थे। नाज़रीन 10 मुहर्रम को जिस खानदान में 3 सही सलामत इंसानों की अचानक लाशें उठ जाएं और उनको कत्ल कर दिया जाए, उस खानदान में, उस घर में किस किस्म की क़यामत सुगरा होगी इसका अंदाज़ा लगाना शायद हमारे लिए मुमकिन नहीं है। राना मोहम्मद साले एडवोकेट जो कि मुरीद के पहले वकील थे, उनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करना इस वक्त थोड़ा यकीनन मुश्किल है कि जज्बात की कैफियत, इंसानी कैफियत ऐसी होती हैं कि एक शख्स जिसके बारे में पूरा इलाका गवाही दे रहा है कि वो पीसफुल था, वो अमन पसंद इंसान था, उसकी फैमिली उसको खो देने के बाद किस तरह से महसूस कर रही होगी। अस्सलाम वालेकुम। आप राना साहब के सबसे छोटे बेटे हैं। आपका नाम क्या है? आप कहाँ पे थे जब आपके वालिद को मर्डर किया गया? सलाउद्दीन मेरा नाम है और मैं तब इटली में था जब ये मैंने न्यूज़ सुनी। राना मोहम्मद साले के आप सबसे छोटे बेटे हैं? जी, मैं उनका सबसे छोटा। आपको कितना अर्सा हो गया था गए हुए? मुझे तकरीबन 4.25 साल हो गए थे। 4.25 साल से आप बाहर थे जी। और अब वालिद और भाइयों के साथ आखिरी मुलाकात कब हुई? आखिरी मुलाकात नहीं हो पाई मेरी। उनकी ज़िंदगी में कब हुई? कितने साल पहले? 4.25 साल पहले। 4.25 साल पहले। आप तालीम के लिए गए? जी, मैं तालीम के लिए गया हुआ। अच्छा, मैं खुद भी एक सबसे छोटा हूँ ख़ानदान में, तो बाप और छोटे बेटे का जो एक रिलेशन होता है जिसके अंदर शफकत, उनसियत भरी होती है। बहुत ज़्यादा लविंग थे, केयरिंग थे, फ्रेंडली थे। हमें जितना भी सपोर्ट किया सब उन्होंने किया। आज जिस मुकाम पे हैं उन्हीं की वजह से। भाइयों के साथ रिलेशन कैसा था आपका? भाइयों के साथ कैसी यादें वाबस्ता हैं? मेरे भाइयों जैसा कोई भाई नहीं। कितने बड़े थे दोनों आपसे? मुझसे 3 बड़े, मैं सबसे छोटा था। उम्र में कितना फ़र्क था? 4 साल का, एक का 5 साल का। क्या चीज़ें अब आपको लगती हैं जो सारी उम्र अब आपकी यादें बन के जो उनका आपका पीछा करेंगी, वो उसके अंदर क्या रिलेशन आप किस तरह से मिस करेंगे उनका? बस उन्हीं यादों से, उन्हीं यादों के साथ ही। सलाउद्दीन, जब आपको इटली खबर मिली और आप वहाँ से आ रहे थे, फिर आप रास्ते में आपको रुकना भी पड़ा फ्लाइट के इंतज़ार में, उस वक्त क्या कैफियत थी कि बताया जा चुका था आपको कि वालिद और भाई दोनों एक्सपायर हो गए? मुझे बताया गया था, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पूछ सकूं कि किस तरह हुआ। जब मुझे पता चला, मैंने उसी वक्त ही मतलब ट्रेन की टिकट ली, रोमा पहुंचा, वहाँ से बाई एयर अबू धाबी 7 घंटे का स्टे था। मैं तो जनाजे में भी शिरकत नहीं कर पाया, आखिरी दफ़ा उनको नहीं देख पाया मैं। बुनियादी वजह आपको क्या लगती है, क्योंकि आप वो पाकिस्तानी हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर के माशरा भी देखा है, क्या इटली में इस तरह की कत्लो गारतगिरी दिन दहाड़े 9 बजे की जा सकती थी? इटली में भाईजान कानून है, यहाँ पे कानून नहीं है। अजीज, हमारे साथ राना साहब के साहबजादे की सास भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अम्मा जी, अगर आप माइक आगे दे दें। जो आपके दामाद हैं उनके कोई बच्चे हैं? उन्होंने बेटी जी, ये एक ही बेटी है उसकी। ये बोलती है? मेरी नवासी है। नवासी है। बेटा क्या हाल है आपका? मनु शाम करो, बोलो। मेरे बाबा को मार डाला है उसको, मेरे बाबा को उसको मार डाला है। उन्हें बाबा का याद करना है। बेटा बाबा कहाँ पे हैं? बाबा कहाँ है? बाबा। आपका नाम क्या है? मान फातिमा। माम फातिमा। बाबा कहाँ पे आपके? बाबा कहाँ है? बोलो ना। बाबा कहाँ है बेटा? बाबा कहाँ है? बाबा बेटा बताओ, बाबा कहाँ है? बाबू दूर चले गए। जब
पहुंचे आप वहाँ पे 10 मिनट के बाद, तो क्या फायरिंग रुक गई थी, लोग वो चले गए थे कातिल हमलावर? जी, जब मैं पहुंचा तो उससे पहले वो चले गए थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने पूरा मौका दिया जाने का। उन्हें पुलिस आई, लेट आई, उन्हें भागने का मौका दिया। वो अपने सारी तैयारी के साथ गए, अपने घरों से निकले, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारा बाप हमें कानून सिखाता रहा और हम आज उसी कानून के सामने बेबस हैं। पुलिस अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं डाल सकी? क्या गवाही नहीं है, सबूत नहीं है, या वो लोग जिन्होंने कत्ल किया है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं? क्रिमिनल स्टेटस है उनका, उनके खिलाफ सैकड़ों पर्चे हैं, पुलिस मुकाबले के, चोरी के, डकैती के। आगे उनके भाई भी ड्यूरिंग डकैती मर्डर हुए, खुद भी वो इसी स्टेटस के हैं। लेकिन इसके बावजूद पुलिस के पास एक भी, हमने सारे सबूत दिए, पुलिस के पास सारे। अब पुलिस क्यों नहीं कर रही मुझे नहीं समझ आ रही। मैं वाने इक़्तिदार से सिर्फ इतना कहूँगा, मुझे इंसाफ चाहिए। एक डीएसपी है वो उनकी सपोर्ट करता है और वो मदइयों को थ्रेट करते हैं, डर जाते हैं वो, और वो सुलह के लिए मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, शोक की सी एक कैफियत है, लोग अफसोस करने के लिए आ रहे हैं। तीन वकला को कत्ल करने वाला वो माइंडसेट क्या है जिसको कि इस रियासत और ये जो गवर्नमेंट है उसकी स्टेट मशीनरी पकड़ नहीं पा रही? देखिए, सबसे अहम बात तो ये कि जहालत सबसे बड़ा एलिमेंट है, जिसमें जहालत के पेश नज़र इतनी बड़ी सतह पर 3 हाईली एजुकेटेड लोग जो प्रोफेशन के एतबार से वकला थे और बेज़रर लोग जिनसे किसी को कोई खदशा नहीं था, उन्हें कत्ल किया गया। जहालत मेन आंसर है इसमें। हम गांव गए जिस जगह पे कत्ल किया गया, वहाँ पे हमने लोगों से बात करने की कोशिश की, लोग बड़े खौफजदा थे, बात नहीं कर रहे थे। हमने काफी कोशिश की लेकिन बड़ी मुश्किल से देखो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਸਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵਕੀਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਕੀਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹਰ ਸੋਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ? ये जो वकूआ हुआ है, आपके ख्याल में इससे क्या इबरत मिलेगी हमारे माशरे को? ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਸਾਡੇ ਦਾ ਜੀ ਖੁਦਾ ਹੀ ਹਾਫਜ਼। ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕੋ ਇਮਦਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ नहीं हैगी, तो अज किहड़ी कोई नवी हो जानी। आप वहाँ पे मौजूद थे जब ये वाकया हुआ? जब मैं मौजूद था, देख के ना तो ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਸਾਂ, ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਟਲੇ ਨਹੀਂ, ਗਾਲ ਗਲੋਚ। कितने लोग थे वो? मैं 7-8 ਜਣੇ ਹਨ, 8 ਜਣੇ ਹਨ। 7-8 लोग? हाँ, इन्हें ਜਿਹੜੇ मतलब गन्ना पिस्तौल इन्होंने फड़िया। और वो बिला वजह राणा साहब जब हाथ भी जोड़ रहे थे तो राणा साहब हाथ जोड़ते रहे हैं, जो मैं भी गाँव आया, मैंने आ वेखो देखने उन्हें मुंडे ने मारे ने उन्हें, तो उन्होंने मतलब आखा भी नहीं पीछा हाथ जोड़ी, वो फिर गोली फायर मारने लग पा, दुनिया तो पीछा नस के जाने। एनी शाहिद ने बताया कि राणा साहब को उन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हुए देखा, लड़ाई से रोकते हुए देखा, लेकिन उसके बावजूद इंसान ने इंसान का खून बहाया और फसाद किया। नाज़रीन, अमेरिका, भारत और चाइना में मरीख पे जाने की बात हो रही है, जबकि हमारा मुआशरा हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद से मज़ीद जहालत के अंधेरों में डूबता जा रहा है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? जबकि मुसलमानों के पास उनकी मजहबी किताब इंसानी शऊर से जो इंसान को रोशन कर सकती है, क्यों नहीं कर पा रही, ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त में टाइम दिया। अल्लामा साहब, ये जो वाक़या हुआ मुरीद के वाला, क्या वजह है जिस जहालत की, जिस हमारे माशरे में जिस जहालत की इस किस्म के वाक़यात अक्कासी करते हैं, उस जहालत का तदारुक क्यों नहीं हो रहा? देखा जी, बुनियादी तौर पर बात यह है कि जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस वक्त भी छोटी छोटी बातों पर लड़ने झगड़ने का जो था एक पूरा कल्चर मौजूद था। कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी अपनी नाक पे झगड़ा, कभी वक्त पे झगड़ा। मामूली बातों के ऊपर जो थे ना लोग, वो एक दूसरे की जान के दर पे हो जाते थे।
अल्लाह तबारक व तआला ने हम पे ये करम किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किताब हमीद दी। फासबाह तुम भी नेमत ही इखवाना, अल्लाह ताला कहते हैं फिर तुम मेरी नेमत के साथ आपस में भाई भाई बन गए। यानी कदूरतें, निफाक और एक दूसरे के साथ जो तलखियाँ थी इस किताब ने ज़ाइल कर दी। आज देखने की बात यह कि हमारी जनरेशन का क्या कुरान मजीद से ताल्लुक़ है। हमारी जनरेशन का ताल्लुक़ स्टैट से, मैथ से, बायोलॉजी में, उलूम की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हमारी प्रायोरिटीज़ में ही कुरान नज़र आता है। हम उलूम दुनिया को तो बड़ी तरफ करते हैं। ये जिस जनरेशन ने ये मुरीद के वाली कत्लो गारतगरी की है, ये तो बड़ी पुरानी जनरेशन है। मतलब जो जनरेशन अभी चल रही है, सीनियर लोग हैं और जो उन दोनों ग्रुप्स के सरबराहान थे वो को 60-70 साल की एज में फॉल करते थे। उसके बावजूद भी जब तक कुरान हमारी प्रायोरिटीज़ में नहीं आएगा, जब तक हम कुरान से रहनुमाई हासिल करना नहीं शुरू करेंगे, जब तक अपने शऊर को, अपनी ज़िंदगी को इसे रोशन करना नहीं शुरू करेंगे, मामला जो उनके बेहतरी आने के इम्कानात नहीं हैं। उसके बाकी जितने भी उलूम है वो तालीम का सबब तो हो सकते हैं, तरबियत अगर हासिल होगी सिर्फ कुरान से ही हो सकती है। अल्लामा साहब, मैस कम्युनिकेशन वो सब्जेक्ट है जिसको अगर किसी दीन ने बहुत फोकस किया तो वो था इस्लाम। और आखिरी पैगंबर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने खुतबे का जो कॉन्सेप्ट दिया, जुमे का खुतबा, हजतुल वदा का, वो इतनी बड़ी मैसिव उनकी इंटरेक्शन थी, मैस कम्युनिकेशन थी। तो ये जो खुतबा का मंबर है जुमे का आपके पास, अल्लामाज़ के पास, मौलवियों के पास, इस खुतबे के मेंबर को यूटिलाइज क्यों नहीं किया गया? देखिए, मैं आपको छोटी बात बताता हूँ कि इसके अंदर कमा हकूक़ कई मरतबा लोगों ने किरदार अदा नहीं भी किया, लेकिन जिन लोगों ने किरदार अदा किया, सर ये जैसे सियासतदान कहते हैं वैसे ही आप नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो छोटी कह रहा हूँ। हमने मेंबर भी इस्तेमाल किया, कॉलम भी इस्तेमाल किए, मीडिया प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल किया जो अल्लाह ने हमें दिए, और कई और उलमा ने भी इस तरह काम किए। तो मैं समझता हूँ जहाँ पे वीकनेस थी वहाँ पे कुछ लोगों ने प्रोग्रेसिव रोल भी प्ले किया। ये जो थोड़ी सी मट्टी के तनाज़े के ऊपर जो कत्ल गारत गिरी हुई, ये किसकी जिम्मेदारी, अगर हम डिफ़ाइन करें कि ये किसकी ज़िम्मेदारी है? ये वो ख़ानदान है जिसने वो बीमार जहन तश्कील दिए, या वो माशरा है जिसने इस किस्म के इंडिविजुअल्स को बनाया जो फसाद बपा कर? मैं आपको छोटी बात हूँ, एक चीज़ जो हक़ के रास्ते में या इस किस्म के मामलात के अंदर जो कुलीदी किरदार अदा करती है वो इंसान की ईगो है। जो इंसान की गलत अना है ना, वो इंसान को हमेशा गुमराह करती है। इबलीस भी अगर गुमराह हुआ था ना, तो ना अनल खैर कहकर गुमराह हुआ कि मैं जो था मैं बेहतर हूँ। मैं ये बात समझता हूँ, हमारे मुआशरे में इतना कोई ईगो का क्लैश हो चुका है, इतना कोई ईगो का क्लैश हो चुका है कि कोई बंदा जो है किसी को अच्छा फूड पहने देख लेता है ना, तो वो उससे भी जेलस हो जाता है। राम साहब, आपने अपने कीमती वक्त से टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में पुलिस का मौक़िफ़ जानना बड़ा ज़रूरी है, जिसको लेने के लिए हम थाना सदर मुरीद के में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं DSP खालिद साहब। खालिद साहब, आपका बड़ा शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। ये वक़ुआ जो 10 मुहर्रम को रूनुमा हुआ, जिसके नतीजे में 4 इंसानी जानें कत्ल की गईं, अभी तक की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक क्या चीज़ इस्टेब्लिश की है पुलिस ने? अभी तक जो इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक यही इस्टेब्लिश हुआ है कि ये दोनों पार्टीज़ 10 मुहर्रम के रोज़ कब्रिस्तान में अपने अपने कब्रों पर जो है ये मिट्टी डालने के लिए उधर गए और वहाँ से मिट्टी उठाने पर इनका झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से इन दोनों ने आपने सामने आपस में फायरिंग की, जिसकी वजह से एक पार्टी जो है ये मोहम्मद सालेह और उसके 2 बेटे वो उनकी डेथ हुई, और दूसरी तरफ से एक आदमी उसकी डेथ हुई जिसका नाम आदिल है। अच्छा खालिद साहब, इतनी इन्फॉर्मेशन तो हमें एक आम देहाती ने जिसने उस इलाके इस वाक़े को विटनेस भी नहीं किया था उसने भी दी। पुलिस ने क्या चीज़ डिग आउट की है? पुलिस ने क्या एविडेंस प्रोड्यूस किए हैं? पुलिस की ने कोई गिरफ्तारियाँ अमल में आई हैं? उस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। दोनों तरफ से जो है ये बंदे जो हैं ये मरे हैं, इस वजह से दोनों ही मफरूर हैं। एक तो राना सालेह की पार्टी है और एक राना अख्तर की पार्टी है। राना सालेह वालों ने मुकदमा दर्ज कराया है, राना अख्तर ने भी मुकदमा दर्ज कराया। उनका जो है वो कानून के मुताबिक उनका जो बनता है क्रॉस वर्शन वो भी कर दिया। राना अख्तर की तरफ से किस किस का बयान अभी तक कलमबंद हुआ उस ख़ानदान की तरफ से? वो हमें एक जो क्रॉस वर्शन उन्होंने हमें करने के लिए कहा वो कर दिया। इसके बाद तो आगे तफ्तीश जो है वो भी चल रही है। तफ्तीश चल रही है। अभी तक वो उस फैमिली की तरफ से जिसने
3 अफराद को कत्ल किया, ना वहाँ से कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई, और एक फैमिली जिसने एक फ़र्द को कत्ल किया, ना उसकी तरफ से कोई गिरफ्तारी लाई। बताया कि दोनों जो है वो दोनों पार्टीज़ के जो मुलजमान हैं, जिनके 3 बंदे मरे, उन्होंने जो मुलजमान नॉमिनेट किए हैं वो भी मफरूर हैं, और जिनका एक मरा उन्होंने जो मुलजमान नॉमिनेट किए वो भी मफरूर। अच्छा, जिनका एक मरा उन्होंने किसको मुलजिम नॉमिनेट किया? ये मेरे देर में नहीं है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक क्रॉस फायर कितनी देर रहा? ये कोई 5-7 मिनट, क्योंकि हमें अहले इलाका ने बताया कि 15 से 20 मिनट गोलियों की आवाज़ें आती रहीं और पूरा इलाका गोलियों की आवाज़ से गूंजता रहा। ये फायरिंग तो 5-7 मिनट हुई है, तो यूँ ही हमें इतला मिली है, हम फौरी तौर पर उधर रश किया लोगों ने। 15 से 20 मिनट क्रॉस फायर होता रहा, अहले इलाका में खौफ हरास फैला रहा। आपकी पुलिस कहाँ पे थी? आप कहते हैं रश करके गए, और जब आप वहाँ पहुँचे तो कोई भी नहीं था? नहीं, जब हम उधर पहुँचे हैं तो उस वक़्त हमें जो ज़ख्मी मिले हैं, जो डेड बॉडीज़ मिली हैं, वो हमने रिमूव करवाई हैं उधर से। खालिद साहब, इस इलाके में एक दोनों पार्टीज़ के बारे में ये तासुर है कि दोनों बहुत डाढ़े हैं, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और पर्टिकुलरली जिन्होंने ज़्यादा कत्ल किए हैं उनके ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज हैं, वो इश्तिहारी भी हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहे हैं। इसमें कितनी सदाकत है? ये तो मैं अभी नहीं कह सकता इस सिलसिले में। ये तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम, ये जब इतना बड़ा वकूआ हुआ, 4 कत्ल हो गए लोग, आपने अभी तक बंद ना करते, तो बंद करें भाई। अब ये बस इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं ना। नहीं, ये हम बहस को यही बताया गया कि 2-4 क्वेश्चन करने हैं। अब ये आप क्या तफ्तीश की बातें कर रहे हैं? ये इसको हमें क्या कहते हैं वो? नहीं भाई, ये मैंने अब बात नहीं करनी आपसे। अरे चलो, आखिरी मैं भाई नहीं देने मैं तो कोई गल नहीं करनी, मैं जिन्नी करनी है कर लिया। नाज़रीन, इस 4 कत्ल के केस में एक नामजद मुलजिम हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, जो अभी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आया है। तुम्हारा नाम क्या है? उमर अली। थोड़ा सा ऊंचा बोल लो। उमर अली। उमर अली, क्या हुआ, क्या था? लड़ाई किस बात पर हुई? किस तरह से कत्ल हुए इतने? मैं तो मुलाजिम था। किसका? उसका राना अख्तर के भाई का। अच्छा। वो मेरे साथ ले गए थे मिट्टी डालने कब्रिस्तानों में। ठीक है। तो वो मिट्टी पूट रहा था मैं तो। ठीक है। अचानक पीछे से मुझे, वो जो मालिक था ना मेरा, वो उसको दूसरी पार्टी में कहते हैं मिट्टी यहाँ से ना पूटो। ठीक है। तेने कहा नहीं पूटनी। मैंने बोला भाई मैंने नहीं पूटनी, मैं लड़ाई के बीच नहीं पड़ना चाहता। तो उसने मेरे को चपेट मारी मेरे मुँह पे। किसने मारी? वो जो मेरे मालिक था उसके बेटे ने। तो यही बोल रहा मिट्टी पूटो, तुम पूटो। तो मैं कहीं पकड़ के फिर अपना पूटने लग पाया मिट्टी। तो पीछे से मुझे जब फायरिंग शुरू हो गई तो मैं भाग के पक्की कवर से उसके साइड पे होने लगा, पीछे से फायर लगा मुझे। फायरिंग किसने शुरू की? तुम्हारे मालकान ने? ये मुझे नहीं मालूम, मुझे पीछे से फायर लगा, मैं उधर ही गिर पड़ा हूँ। कितने फायर लगे तुम्हें? पीछे से लगा है, पीछे से। आगे से निकल गया? जरा। अच्छा, ये बस हम बात कर रहे हैं, वो उससे तो चला भी नहीं जा रहा। समाज जो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला न्यूज चैनल है, उसकी टीम को धक्के मारे गए और कैमरे तोड़कर हवालात में चित्रौल की दावत तक दे दी गई। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि एक आम पाकिस्तानी के साथ ये जालिम किस किस तरह के हतक करते होंगे। ना हमारी जानें महफूज और ना ही हमारी इज्जतें। हम लोगों का ये दर्द, ये तकलीफ, ये हुक्मरान इब्ने हुक्मरान तबका शायद समझना चाहकर भी नहीं समझ सकता। हम लोग कितने बेबस हैं। प्लीज जड़िए तुसी की कैमरे के सामने इस तरह ये है वो पुलिस जिसकी अभी डीएसपी साहब बहुत तारीफें कर रहे थे। पुलिस बदनाम है और ऐसी बदनाम है कि रहे खुदा का नाम, लेकिन उसके बावजूद ढिठाई की इंतहा देखिए कि अभी भी हम पुलिस के लिए वो बुलंदबाग दावे करते हैं
जो इस थाने के एक अफसर की तरफ से किया गया और एक रवैया आपने इस कमरे के एक अफसर की तरफ से देख लिया। फरत, आपको खुशामदीद कहूँगा प्रोग्राम में। मुझे ये बताइएगा, ये एक वाक़या जो मुरीदके में होता है जिसके नतीजे में एक ही बिरादरी के लोग एक बाप को और उसके 2 बेटों को बग़ैर किसी वजह के कत्ल कर देते हैं, इस हद तक इंसान हीनियस कदम किन वजूहात की बिना पे उठाता है? जिन लोगों ने कत्ल किया है उनका कुछ अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, वो इनका ये भी है कि ये क्रिमिनल माइंडेड भी थे, ये क्रिमिनल लोग भी थे, इनके एक्ट्स कुछ ऐसे थे। तो ये एक तो सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर है हमारा फैमिली स्ट्रक्चर, वो इन चीज़ों को प्रमोट करता है। और उसमें सबसे बेसिक इंस्टिंक्ट जो मैं समझती हूँ वो अग्रेशन है, गुस्सा है, बहुत शदीद किस्म का फ्रस्ट्रेशन है, कुछ ना करने की एक समझ लें आप नाकामी है, जिसमें हमें ये भी पता चलता है कि जिन लोगों को कत्ल किया गया वो फैमिली पढ़ लिख गई और फिर आगे उन्होंने प्रोसेस किया, तरक्की की उन्होंने। मुझे इस पूरे जो सारा हम किस्सा देख रहे हैं उसमें मुझे तो एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नजर आता है कि ये एक बहुत बड़ा हसद था जो कि फैमिलीज में डेवलप हो चुका था। अच्छा, पुलिस जिसके ऊपर बहुत ज्यादा सवालिया निशान है हमारी रियासत में, उसका इंसाफ तक ना लेके जाना, तफ्तीश को उस तरह से ना करना, लोगों के अंदर इस किस्म की रिजिडनेस को कितना ज्यादा फरोग देता है, कितना ज्यादा परवान चढ़ाता है? एक ऐसा दरवाजा जो हम उस वक्त खटखटाते हैं जब हमें इंसाफ चाहिए होता है और वो दरवाजा हमें उस वक्त बंद मिलता है, तो ऑब्वियसली फिर इंसान अपने हाथ में बहुत सी चीजें लेता है, फ्रस्ट्रेशन भी आती है, गुस्सा भी डेवलप होता है, उसमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली हमारे अंदर, हमारी पर्सनालिटी में बहुत से फ्लॉज रह जाते हैं। फरत, आखिरी सवाल आपसे, अगर माहिर नफ्सियात के तौर पे ये पूछूं कि हमारी हुकूमत को फौरी तौर पे चंद 1, 2, 3 इनिशिएटिव जो लेने चाहिए इस जहनी पसमानदगी को दूर करने के लिए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगी? गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता है कि ऐसी जगहों पर जहां अभी हमारे बच्चों का स्टार्टिंग है, जिन्होंने बाद में हमारे इस मुल्क को संभालना है, उनमें गुस्सा, उनमें ये अग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन उनमें पैदा ना हो, इस चीज के लिए वहां पर प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर्स कायम किए जाएं जो कि साइकोथेरेपी और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड हैं। बहुत अच्छे तरीके से वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। फरीद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस्लामाबाद से अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। नाजरीन, इस सफाकाना कत्ल और पुलिस की नाकिस तरीका तफ्तीश पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह। राना साहब, ये बताइएगा कि आइन के आर्टिकल के इब्तदाई आर्टिकल के तहत जो एक आम पाकिस्तानी को हकूक रियासत का देना बुनियादी रियासत की जिम्मेदारी है, आप किस हद तक समझते हैं कि रियासत, हमारी पंजाब की रियासत और अमूमी तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत किस हद तक आम शहरी को वो हकूक दे रही है? अवाम को ये हक हासिल है आइन के तहत और जमहूरियत के तहत कि वो अपने में से अपने नुमाइंदे मुंतखब करें, उन्हें हुकूमत में बिठाएं और उनसे कहें कि वो उनके ज़िम्मेदारियाँ या जो हुकूमती ज़िम्मेदारियाँ जो उनके हकूक़ हैं उनको पूरा करें। और अगर वो पूरा ना कर सकें तो फिर यही अवाम जो हैं उनमें एक तयशुदा वक़्त के बाद, जो कि इस वक्त आइन में 5 साल है, उसके बाद उनको तब्दील कर दें उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेके। राना साहब, 4 कत्ल होते हैं रियासत पंजाब में और अभी तक काफ़ी दिन गुजर जाने के बावजूद इन 4 कत्ल के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं होती। पुलिस कोई गिरफ्तारियां अमल में नहीं लाती, कोई आला कत्ल बरामद नहीं होते, जबकि 10 मुहर्रम को दिन दहाड़े 9:15 बजे दिन की रोशनी में ये सरेआम कत्ल किया जाता है लोगों को। आप जिस केस का हवाला दे रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि ये माशरे में जो इनटॉलरेंस है कि सिर्फ कब्रों के ऊपर मिट्टी डालने की बुनियाद के ऊपर 2 ग्रोहों ने, जो कि आपस में अजीज़ भी थे और इंतहाई पढ़े लिखे लोग इसमें वकला शामिल हैं, और उन्होंने जो है वो ये एक खून की होली खेली है, तो क्या बतौर सिविल सोसाइटी के भी, क्या मीडिया का, क्या सिविल सोसाइटी का, बाकी अदारों का ये सब की ज़िम्मेदारी नहीं है कि जो इनटॉलरेंस का जो लेवल इस वक्त सोसाइटी में ग्रो हो रहा है इसको जो है वो चेक किया जाए, ना कि ऐसे वाक़यात को इस तरह से बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाए कि लोगों को इससे जो है वो और तरगीब मिले। आप राना साहब, आप तरगीब कह रहे हैं, लेकिन हम सवाल ये पूछना चाह रहे थे कि पुलिस का रवैया अगर सफाकाना होगा, जालिमाना होगा, अगर वो गरीब इंसान की, पुलिस की ज़बान और हाथ से ना इज्जत और जान महफूज रहेगी, तो फिर सवाल करने का हक तो दीजिए ना, फिर उसे जमहूरियत के खिलाफ साजिश तो ना कहिए। नहीं, उसमें ये है, मैंने आपसे पूछा था कि पुलिस को
कि आप पुलिस के किसी एक वाक़े को जनरलाइज करके जो है वो पूरे सिस्टम या जमहूरियत या हुकूमत या आइन के ऊपर जो है उसको पेस्ट करने की बजाय आपका ये काम है कि उस एक वाक़े को जो है वो एनालाइज करें और उसमें जिस जिस अदारे का, वो पुलिस हो, वो प्रोसिक्यूशन हो, वो अदलिया हो, जिस अदारे का या उस अदारे में मौजूद जिस फ़र्द का, जिस अथॉरिटी ने अपनी ज़िम्मेदारी से जो है वो रूगर्दानी की है, आप उसको कसूरवार ठहराएं, ना कि आप ना तो उस इंडिविजुअल वाक़े का कोई जिक्र करें, ना किसी इंडिविजुअल ऑफिसर का कोई जिक्र करें, और अपने में से जो है वो अल्फाज का चुनाव करके और आप एक पूरी पिक्चर पेंट करें आप किसी अदारे के ख़िलाफ़ या किसी डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़। ये रवैया जो है मैं समझता हूँ कि ये फिर तरगीब देने की तरफ जाता है, ये इस्लाह की तरफ नहीं जाता। राना साहब मुझे बताइएगा, इतनी देर जब तक आप वज़ीर कानून रहे, आपने कोई ऐसे कोर्सेज, प्रोग्राम्स, कोई तरबियती प्रोग्राम पुलिस के मुतारिफ करवाए जिसके अंदर पुलिस की तरबियत साजी की जाए? बिल्कुल, जैसे इस सिलसिले में जो है जैसे कि हम देखते हैं, राना साहब सवाल पूरा सुन लीजिएगा, राना साहब सवाल पूरा सुन लीजिएगा। जैसे इखलाकी गिरावट हमें पूरी सोसाइटी में दिखाई देती है, उसी गिरावट से मिलती जुलती गिरावट पुलिस के अंदर है, जिसकी वजह से पुलिस की ज़बान और हाथ से आम शहरी की इज्जत और जान महफूज नहीं है। नहीं, देखें, वैसे तो खैर किसी की इज्जत और किसी का जो है वो यानी जो है वो एहतराम जो है वो कई और तबके ऐसे हैं जिनके हाथों जो है वो महफूज नहीं है, और जब और जहाँ किसी का दिल चाहता है तो वो जो है वो एक अजीब किस्म का जो है वो सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया जाता है। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूं कि पुलिस की ट्रेनिंग को, पुलिस का जो यानी जो उनकी इंटरनल फंक्शनिंग है उसको बेहतर बनाने के लिए हमारी हुकूमत ने जो है वो इनकी ट्रेनिंग कैपेसिटीज़ को, इनके ट्रेनिंग कोर्सेज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी की, इनकी कैपेसिटी को बेहतर करने का भी इंतज़ाम किया, इनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया, इनकी वर्किंग कंडीशंस को बेहतर करने के भी इंतजाम किए। अब ऑफ हैंड जो है वो मेरे पास वो पूरी तफसील नहीं है, लेकिन ये है कि ये सारा इस सिलसिले में बहुत काम हुआ है। अगर आप इसके ऊपर कोई आप एक अलग प्रोग्राम रखें तो इसमें हर चीज़ से आपको आगाह किया जा सकता है। बिल्कुल जी, खुशनसीबी होगी हमारी इस मौजू के ऊपर आपसे बात करना, प्रोग्राम करना और जानकारी अपने आवाम तक देना। आखिर में राना साहब मुझे इतना बता दीजिएगा दो चीज़ें कि KPK की हुकूमत की तर्ज पे पंजाब में हुकूमत पुलिस की ऑनलाइन FIR का सिस्टम कब तक मुतारिफ करवा देगी? जी, ऑनलाइन FIR का जो सिस्टम है ये बिल्कुल नाकिस है और फेक है। इससे कोई शहरियों को फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। राना साहब, फिर अमेरिका और यूरोप में तो यही 100% यही निज़ाम है। वो लोग जो अपने आप को जमहूरी भी कहते हैं, फिर वो क्यों इस निज़ाम को इस्तेमाल नहीं? आप वहाँ पे ऐसा नहीं है, ये आपकी इंफॉर्मेशन दुरुस्त नहीं है। वहाँ पे ऑनलाइन FIR दर्ज होने के बाद उसके बाद एक पूरा तरीक़ाकार है किसी को मुजरम साबित करने या ना साबित करने, किसी को गिरफ्तार करने या ना करने। जब तक आप इस पूरे सिस्टम को और इस सिस्टम के मुताबिक CRPC में जो रेलेवेंट अमेंडमेंट्स हैं वो नहीं करेंगे, उस वक्त तक सिर्फ इस सिस्टम जो मौजूदा है उसके तहत FIR को ऑनलाइन करने की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और ये एक फ़ेक एक्सरसाइज होगी और इसका कतई तौर पे जो है वो किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। राना साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया, बहुत मशकूर हूँ मैं आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में क्लोजिंग देते हुए मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे आसाब शल हो चुके हैं। एक तो 4 कीमती इंसानी जानों का ज़िया जिसकी बुनियादी वजह हमें पूरा दिन गुजारने के बाद समझ नहीं आई, और दूसरा हमारी ही स्टेट की पुलिस का सफ़ाकाना रवैया।
जिनका गैर इंसानी रवैया इस कैमरे की आंख ने आपको दिखाया, किस तरह से उन्होंने धक्के दिए और वो नामजद मुलजिम उमर मुसल्ली जो कि इस केस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, उसको किस तरह से बोलने से रोका गया। ख़वातीनो हज़रात, इख्तिताम पे सिर्फ एक सवाल छोड़ के जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा बोलने की सकत इस वक्त मेरे अंदर बची नहीं, कि क्या हम अपने इस गुजरते हुए लम्हे को दूसरे इंसानों की भलाई और सलामती के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे दीन, हमारे मज़हब का न सिर्फ नाम है बल्कि पूरी इंसानियत के लिए पैगाम है। नाज़रीन, हम लोग की पूरी टीम के साथ मेज़बान अहमद इमरान खान को मुरीद के से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।